वापस आपका स्वागत है। यह प्रणब। जैक स्नाइडर और नेटफ्लिक्स ने अपने आगामी 2023 के सामान के लिए एक बड़े नेटफ्लिक्स ट्रेलर के हिस्से के रूप में एक छोटा रेबेल मून ट्रेलर जारी किया है। जैसे यहाँ 2023 में रिलीज होने वाली सभी फिल्में हैं। रेबेल मून जैक स्नाइडर की नई फिल्म है जिस पर वह कुछ समय से काम कर रहे हैं, जिसने वास्तव में स्टार वार्स फिल्म के रूप में जीवन शुरू किया था, जिसे वह बहुत समय पहले लुकास फिल्म के लिए करने की योजना बना रहा था। तो हम इसे तोड़ देंगे क्योंकि इस फिल्म को शुरू करने के तरीके में कुछ शांत ईस्टर अंडे हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए सदस्यता लेना सुनिश्चित करें, जहां जैसा कि आप उम्मीद करेंगे ऐसा लगता है कि यह एक अच्छे तरीके से सुपर पागल होने जा रहा है। फिल्म आकाशगंगा के किनारे पर एक शांतिपूर्ण कॉलोनी के बारे में है जिसे एक अत्याचारी क्षेत्र की सेनाओं द्वारा खतरा है। बेलिस्रियस नाम की हताश नागरिक एक युवा महिला को भेजते हैं जिसके पास इस क्षेत्र को चुनौती देने में मदद करने के लिए ग्रहों के पास से योद्धाओं की तलाश करने के लिए रहस्यमय रास्ते हैं। इसमें चार्ली हुन्नम, जिम और हंसू एंथनी हॉपकिंस और सोफिया बटेला हैं, जिन्हें आप ट्रेलर में देखते हैं। सारांश में युवा महिला सोफिया बटेला का चरित्र है जिसका नाम वास्तव में कोरा है, लेकिन यह एक आर के साथ है। मुझे नहीं लगता कि यह अवतार द लास्ट एयरबेंडर या लीजेंड ऑफ कोर्रा या ऐसी किसी भी चीज से प्रेरित है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है। चार्ली हुन्नम और जैमी और हंसू को लगता है कि वे योद्धा हैं जिन्हें वह यहाँ अपनी कॉलोनी की मदद करने के लिए आसपास के ग्रहों पर खोजती है। बड़े जहाज की लैंडिंग से ऐसा लगता है कि यह बुरे क्षेत्र के चरित्र से संबंधित है। यह एंथनी हॉपकिंस का किरदार हो सकता है, लेकिन मैंने ट्रेलर फुटेज में उन्हें कहीं भी नहीं देखा, इसलिए हम देखेंगे कि वह फिल्म में किसका किरदार निभा रहे हैं। अगर यह स्पष्ट नहीं था कि वह इसके बारे में बात कर रहे हैं। यह वास्तव में 2 भागों की फिल्म है। जैसे यह रेबेल मून का सिर्फ एक भाग है। भाग 2 एक पूरी तरह से अलग फिल्म होगी जिस पर वह बाद में काम कर रहे। वह वहां अपने स्टार वार्स प्रभावों के बारे में थोड़ी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अतीत में भी इस बारे में बात की है। मूल रूप से जो हुआ वह लगभग 10 साल पहले हुआ था। इससे पहले कि डिज्नी ने स्टार वॉर्स को खरीदा और इससे पहले कि उन्होंने स्टील सुपरमैन फिल्म का पहला मैन रिलीज किया था, डिज्नी ने स्टार वार्स द फोर्स अवेकन्स की तरह स्टार वार्स सीक्वल त्रयी बनने के लिए पिच लेना शुरू कर दिया था, और उन्होंने उस समय के कई अन्य निर्देशकों की तरह लुकास फिल्म के लिए अपना रुख पेश किया। इसलिए एक संक्षिप्त गर्म सेकंड के लिए एक मौका था कि वह स्टार वार्स सीक्वल फिल्मों का स्नाइडरवर्स संस्करण बनाने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पिच को उस समय अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन यह 2012 में वापस आ गया था जब उन्होंने अपने विचारों को ना कहा था। और वह कहते हैं कि इसमें से उन्होंने अपने मूल स्टार वॉर्स पिच को लिया और ट्रेडमार्क स्टार वॉर्स सामान निकाला। ल्यूक स्काई वॉकर जैसे पात्रों के स्थान और अनिवार्य रूप से हर चीज की फिर से कल्पना की गई एक ही प्रकार की फिल्म है। वही परिदृश्य जो एक ही तरह से दिखता है और आगे बढ़ता है। सामान्य रूप से वही मूल कहानी, बस स्टार वार्स कॉपीराइट किए गए सामान को जानते हैं, शायद विल्हेम की चीख के साथ, लेकिन यह सही नहीं है। जैसे कोई भी स्टूडियो विल्हेम स्क्रीन का मालिक नहीं है और इसे रेबेल मून नाम दिया गया है, जैसा कि स्टार वार्स के विद्रोहियों में है। इसलिए मुझे लगता है कि पहली फिल्म के अंत में किसी तरह की चट्टान होगी। यह वास्तव में जैक स्नाइडर माइकल गियाकिनो के साथ फिल्म के बारे में बात कर रहा है, जिसने हाल ही में मार्वल के लिए वेयरवुल्फ का निर्देशन किया है। लेकिन जैसा कि वह इसके बारे में बात करता है, वह कहता है कि उसे उम्मीद है कि यह रेबेल मून अपनी फ्रेंचाइजी की तरह अपने विशेष विचार में बदल जाएगा और इसके बाद और अधिक फिल्में करेगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि यह एक इंडोर प्रकार की फिल्म है, जैसा कि उन्होंने अपने साक्षात्कार के दौरान उल्लेख किया है। उन्होंने पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है कि उनकी स्टार वार्स फिल्मों में क्या हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एंडोर जैसे ग्रह पर कुरोसावा 7 समुराई प्रकार की फिल्म थी।
जहां सभी स्टार वार्स आते हैं। जाहिर है जॉर्ज लुकास ने लंबे समय से कहा है कि मूल स्टार वार्स फिल्में हिडन फोर्ट जैसी कुरोसावा की समुराई फिल्मों से काफी प्रेरित थीं। इसलिए यह समझ में आता है कि जैक स्नाइडर इसी तरह की चीजों के आधार पर कुछ पिच करेंगे, और जब उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया और उन्होंने परिदृश्य में रिबेल मून नाम लिया, तो बहुत सारे पात्रों और सिर्फ स्टार वार्स को बाहर निकाल दिया गया। जब आप यहाँ ट्रेलर फुटेज देखते हैं और आप फिल्म के लिए सारांश सुनते हैं, तो यह एक बहुत ही सात समुराई कुरोसावा प्रकार की फिल्म की तरह लगता है। गांव को वास्तव में एक शक्तिशाली ताकत से बचाने के लिए बदमाशों का झुंड एक साथ आता है। जब वह स्टार वार्स पर एक अंधेरा और किरकिरा टेक कहता है। एक अच्छा उदाहरण बैटमैन बनाम सुपरमैन, जस्टिस लीग, स्नाइडर जैसी उनकी डीसी फिल्में होंगी जो सामान्य रूप से कठिन होती हैं। जितना कि आप बहुत विशिष्ट हाइपर स्टाइल वाले लुक में उम्मीद करेंगे जो जैक स्नाइडर अपनी सभी फिल्मों को देते हैं, लेकिन अंतरिक्ष ओपेरा शैली में किए जाते हैं। मुझे नहीं पता कि अगर उन्होंने स्टार वार्स की सीक्वल फिल्में बनाना बंद कर दिया होता तो चीजें कैसे होती। ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो उन्हें डीसी फिल्मों का नेतृत्व करना पड़ता, क्योंकि अगर वह मैन ऑफ स्टील के बाहर होने से पहले 2012 में स्टार वार्स 3 की पिचिंग कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि उस समय जस्टिस लीग में बैटमैन बनाम सुपरमैन के लिए वापस आने के उनके अनुबंध को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, या वार्नर ब्रदर्स सिर्फ मैन ऑफ स्टील का इंतजार कर रहे थे कि यह उन्हें काम पर रखने से पहले सिनेमाघरों में वित्तीय रूप से कैसा प्रदर्शन करेगा। उस समय आपको याद होगा कि डीसी फिल्मों की स्लेट जो उन्होंने योजना बनाई थी वह पूरी तरह से अलग थी। यह पिछले कुछ वर्षों में कुछ बार बदल गया जब उन्होंने उन्हें मैन ऑफ स्टील के बाद वापस आने के लिए काम पर रखा। तो यह बैटमैन बनाम सुपरमैन के लिए इस विचार के साथ था कि उन्होंने पहले से ही अपनी जस्टिस लीग 3 करने की योजना बनाई थी, जैसे कि जब तक उन्होंने उन्हें बैटमैन बनाम सुपरमैन के लिए वापस आने के लिए काम पर रखा था, तब तक वे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, हम अब आपको जस्टिस लीग करने की अनुमति देने जा रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने उन्हें मैन ऑफ स्टील 2 को बैटमैन बनाम सुपरमैन फिल्म के रूप में करने या बजाय इसके कि वे ज्यादातर निर्देशकों के साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि वे इसके कुछ वर्षों के भीतर अपनी जस्टिस लीग फिल्म को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वे सभी पात्रों को तेजी से एक साथ लाना चाहते थे। यह तब तक नहीं था जब तक कि बैटमैन बनाम सुपरमैन 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुआ था कि वार्नर ब्रदर्स ने फिल्मों की जस्टिस लीग 3 के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। जब बैटमैन बनाम सुपरमैन सिनेमाघरों में सामने आया, तो वे पहले से ही पहली जस्टिस लीग फिल्म पर निर्माण में गहरे थे, और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया बैटमैन बनाम सुपरमैन में इतनी ध्रुवीकृत थी कि वार्नर ब्रदर्स घबरा गए। उन्होंने जस्टिस लीग 3 को रद्द कर दिया, जैसे उन्होंने उन्हें बताया कि वह केवल 2 जस्टिस लीग फिल्में कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अब 2 फिल्मों में यह सब कहानी निकालनी होगी। और थोड़ी देर बाद उन्होंने इसे फिर से किया। वे फिर से घबरा गए और कहा कि वह केवल एक जस्टिस लीग फिल्म कर सकते हैं, और फिर त्रासदी हुई। उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, और हमने देखा कि आगे क्या हुआ। जॉस व्हीडन कई वर्षों तक एक बड़ी असफलता में बदल गया। कट टू हाल ही में वह कुछ मामूली बदलावों और परिवर्धन के साथ जस्टिस लीग स्नाइडर कट के लिए अपनी मूल योजना को पूरा करने के लिए वापस आए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या उन्हें कभी और अधिक के लिए वापस आने का मौका मिलेगा। और इस तरह हमने जस्टिस लीग स्नाइडर कट करवाया। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी पूरी योजनाएं मूल रूप से जस्टिस लीग सीक्वल 2 और 3 के लिए क्या थीं। उन्होंने वास्तव में उनसे पूछा कि क्या वह अधिक डीसी फिल्में करने के लिए वापस आ रहे हैं, जैसे क्या उन्होंने आपसे न्याय लीग स्नाइडर कट के बाद वापस आने और अधिक करने की उम्मीद की है, जैसा कि वह कहते हैं। बाद में वार्नर ब्रदर्स डीसी में किसी भी नए लोगों द्वारा स्नाइडर बना फिल्मों या अधिक डीसी फिल्मों के बारे में उनसे संपर्क नहीं किया गया है, और मुझे नहीं लगता कि वह इसके बारे में झूठ बोल रहे हैं।
जैसे मुझे लगता है कि वह मूल रूप से कहने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने अभी तक मुझसे कुछ नहीं कहा है। और आपको याद रखना होगा कि मुझे लगता है कि यह साक्षात्कार जेम्स गन को डीसी द्वारा काम पर रखे जाने से पहले हो रहा था। इसलिए उस समय हेनरी कैविल ने अभी भी सोचा था कि वह अधिक मैन ऑफ स्टील फिल्मों के लिए सुपरमैन के रूप में वापस आ रहा था। गैल गैडोट अभी भी वंडर वुमन 3 बना रहा था। वे अभी भी क्राइसिस ऑन इन्फिनिटी अर्थ के एक नए फिल्म संस्करण के निर्माण की योजना बना रहे थे, जैसा कि हमने डीसी टीवी श्रृंखला में देखा था। लेकिन फिर जेम्स गन को 1 महीने बाद काम पर रखा गया और लगभग हर चीज को रिबूट करने के लिए चुना गया। हर एक चीज नहीं, उन्होंने जनवरी के अंत से पहले कहा था कि वह फिल्मों के पूर्ण डीसी चरण 1 का खुलासा करेंगे, और हम जानते हैं कि उस दौरान एक नई सुपरमैन फिल्म होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने खुलासा किया कि वह वास्तव में एक नई सुपरमैन फिल्म लिख रहे हैं, युवा सुपरमैन। लेकिन हाल ही में लोगों ने उन्हें ऑल स्टार सुपरमैन पढ़ते हुए देखा, और यह शायद बेहतर सुपरमैन कहानियों में से एक है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, 1 मिनट रुको, क्या इसका मतलब यह है कि नई सुपरमैन फिल्म ऑल स्टार सुपरमैन से प्रेरित है? ऐसा लगता है कि यह एक मूल कहानी होगी, जैसे कि यह एक प्रत्यक्ष कॉमिक रूपांतरण नहीं होगा। लेकिन मैं बड़ी घोषणाओं के लिए वीडियो करूंगा कि वह बहुत जल्द होना चाहिए था। इसलिए मेरे चैनल के लिए अलर्ट सक्षम करना सुनिश्चित करें ताकि आप उन वीडियो को याद न करें। हमें इस साल के अंत में और अधिक रेबेल मून ट्रेलर मिलेंगे, क्योंकि फिल्म साल के अंत तक नहीं आ रही है। वे शायद इन गर्मियों तक इंतजार करने जा रहे हैं, इससे पहले कि वे वास्तव में एक बड़े ट्रेलर की तरह रिलीज हों। द सुपर बाउल आ रहा है। इस दौरान हर किसी के बड़े ट्रेलरों का एक समूह होता है। निश्चित रूप से मैं ट्रेलर वीडियो का एक समूह करूंगा। मुझे नहीं पता कि नेटफ्लिक्स ने इसके लिए क्या योजना बनाई है, लेकिन बड़े मार्वल ट्रेलरों का एक समूह होगा। फ्लैश फिल्म के लिए एक बड़ा डीसी ट्रेलर होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।